नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। और मैं मनीष मुजावदिया आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 2। कल हमने क्लास 1 कर ली थी, आज हम करेंगे क्लास 2, जीव जगत का वर्गीकरण। ये पूरी एनसीईआरटी बुक की पूरी थ्योरी है, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो ये है 11वीं क्लास की, 11th क्लास की बुक है। तो आज हम करेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। आप सभी के अच्छे कमेंट आए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसलिए मैंने कहा कि आज एक और चैप्टर आपके लिए बना दे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, पहला यहाँ से क्या क्या याद रखना है। चलिए, जो जो खास खास पॉइंट है वही मैं आपको बताऊँगा। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। आपका देखो, जो क्वेश्चन बनेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बुक भी नहीं लाना। देखो, बहुत सारों को बुक मिलती नहीं है, कहाँ से पढ़े ये भी पता नहीं चलता। तो मैं आपको पूरा अच्छे नंबर दिलवा दूँ, तो आपको ये यहाँ से याद रखना है। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सबसे पहले किसने किया। ये क्वेश्चन कि जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सबसे पहले किया था अरस्तू ने। ये पॉइंट नोट करते जाना। एक क्वेश्चन तो ये कि जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सबसे पहले किया था अरस्तू ने। उन्होंने पादप को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। अगर आपसे पूछ ले लाल रक्त की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर किसने वर्गीकरण किया था, तो ये भी किया था आपके अरस्तू ने। ठीक है, अब लिनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई। एक और क्वेश्चन, द्विजगत पद्धति किसके काल में विकसित हुई, तो द्विजगत पद्धति लिनियस के काल में विकसित हुई, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी आया है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, लिनियस। ओके, चलिए, लिनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई, जिन्हें क्रमशः प्लांटी मतलब पादप, एनिमेलिया मतलब प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया। इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक्स एवं प्रोकैरियोट ये भी बताया था, एवं कोशिका बहुकोशी प्रकाश। चलिए, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5 जगत किसने विकसित किया था, तो ये भी किया था लिनियस ने। ठीक है, 5 जगत कौन कौन से बताए थे लिनियस ने, मोनेरा, प्रोटिस्का, फंजाइन, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 जगत, ये लो, ये सब ये क्वेश्चन आते हैं। 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, द्विनाम पद्धति किसने विकसित की थी, ये सब क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरे से पढ़ा हो तो मैंने आपको द्विनाम पद्धति का भी बताया था, 5 जगत वर्गीकरण का भी बताया था, ये लिखा हुआ है। चलिए, ये तो कोई ये नहीं है, जो खास खास है वो बता रहा हूँ मैं। अब ये यहाँ से आपको याद रखना है। सन 1969 में R.H. व्हिक्टर द्वारा 1969 में R.H. व्हिक्टर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति क्या हो गई, प्रस्तावित की गई। किसने करी थी, 1969 में करी थी R.H. व्हिक्टर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रभावित करी थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगत के कौन कौन से नाम हैं, 5 जगत में कौन कौन से आता है। पहले आता है आपका मानेरा, दूसरा आता है आपका प्रोटिस्का, तीसरे नंबर पर आता है आपका फेंजाइन, चौथे नंबर पर आता है आपका प्लांटी और 5वें नंबर पर आता है एनिमेलिया।
ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसने प्रस्तावित की थी? R.H. व्हेक्टर ने। कब की थी? 1969 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृद्धि संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। चलिए, अब हम 5 जगत वर्गीकरण के में जुड़े मुद्दे एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया जो खास होंगे उनमें मैं हाईलाइट कर दूँगा। अंतर्गत बैक्टीरिया नीले, हरे, शैवाल, मार्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया। इन जगत के संबंध से जीवों को कोशिका में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि अन्य लक्षण में एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन के 3 ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि पादप एवं स्वपशी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं सेल्यूलोज की बनी होती हैं। आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप लगाते हो सर सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादप की सेल्यूलोज की बनी होती हैं। एक क्वेश्चन और आपके यहाँ से बनता है कि बैक्टीरिया को कितने आधार पर बांटा गया। तो बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर चार समूह में बांटा गया बैक्टीरिया को। एक तो है गोलाकार फोकस, छड़ाकार बेसिलस, कामाकार के या बहुवचन विक्रिया तथा सर्पिलाकार में बांटा गया। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि यूबैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम नीले हरित शैवाल भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि नीले हरित शैवाल का एक और नाम क्या है, तो आपको बताना है साइनोबैक्टीरिया। क्या बताओगे? साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं नीले हरित शैवाल। और इसमें क्या होता है, इसमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए किसमें पाया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा यह प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इसमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में अनेक मनुष्यों के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनना, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूस पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसल, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रिकस, कैंसर जैसी बीमारी होती हैं। अब आपको क्या बताता है, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि विभिन्न बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो हैजा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से। टाइफाइड बैक्टीरिया से। टिटनेस, साइट्रस, कैंसर, ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर मनुष्य अपघटक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है कि हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस, कैंसर जैसी बीमारियां किससे होती हैं? तो बैक्टीरिया से होती हैं। यहाँ से आपको याद रखना है, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइक्रोप्लाज्मा ऐसी जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती।
अच्छा, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती हैं? तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अच्छा, आपको है ना एक क्वेश्चन क्या याद रखोगे कि किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा ऐसा जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणी और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है।